1628 की जागीर है ये खीमपुर। टाइप ओवर कलर, इस लाइन का मतलब ये होता है कि कलर से ज्यादा मेरे लिए टाइप इंपॉर्टेंट। हर जनरेशन में कलर बदल सकते हैं पर टाइप बदलने में 7 जनरेशन लगती है घोड़े। नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आज सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ श्री कुलम स्टड फार्म खेमपुर। घोड़ों की दुनिया में खेमपुर को आज सब जानते हैं। श्री कुलम स्टड फार्म का नाम होते ही एक मारवाड़ी घोड़े की परफेक्ट इमेज सबको दिख जाती है। और मेरे खास मित्र से आज मैं मिलने आया हूँ, शांतनु बन्ना से। तो शांतनु बन्ना से आज मैं कुछ सवाल करूँगा जो मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड को और नए बंदों को तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो कैसे हो शांतनु बन्ना? नमस्कार, आप बताइए भाई कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी। पहला सवाल शांतनु बन्ना आपसे ये है कि ये श्री कुलम स्टड फार्म की आप हमारे दर्शकों को जर्नी बताइए। श्री कुलम स्टड फार्म की जर्नी तो वैसे घोड़ों से हमारा एसोसिएशन बहुत पुराना है। 1628 की जागीर है ये खीमपुर जी मेरे एंसेस्टर्स के पास, और तब से आई बिलीव ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब यहाँ पे घोड़े नहीं थे। वी ऑलवेज हैड हॉर्सेस, हमेशा हमारे पास घोड़े रहे हैं जी और अच्छे रहे हैं। फिर पहले तो क्योंकि ये एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे सबके, इनकी एक इम्पोर्टेंस थी, इनकी ज़रूरत थी जी इनकी एक सर्टेन यूटिलिटी थी। जी पर उसके बाद जब एक ऐसा दौर आया जब ऑटोमोबाइल्स आ गए, गाड़ियाँ आ गई, घोड़ों की थोड़ी ज़रूरत कम पड़ने लगी ट्रांसपोर्टेशन। जी उस टाइम भी तो मेरे जो ग्रैंडफादर का जो पैशन था वो बहुत डेडिकेटेड था मारवाड़ी घोड़ों के लिए, तो उन्होंने फिर इस जर्नी को कंटिन्यू रखा। क्योंकि आई बिलीव आज तो जो लोग नए लोग घोड़ों में आ रहे हैं उन लोगों के लिए तो आज एक बहुत चमकती धमकती दुनिया है सामने के, जी पैसा, फेम, पॉपुलैरिटी, आइडेंटिटी। जी पर जब मेरे ग्रैंडफादर मेरी एज के थे और जब उनके फादर के पास घोड़े थे 5-7, तब उनके पास कोई खास वजह नहीं थी इससे जुड़े रहने की। जी क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली घोड़े जो लोग ब्रीड कर रहे थे वो नोबल होम्स ही थे। बाकी मोस्टली ये ब्रीड थोड़ी सी ज़्यादा डाइल्यूट हो गई थी, आम जगह चली गई थी। फिर थोड़ा शादी ब्याह में इनका प्रचलन ज़्यादा हो गया था, तो ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत कम लोग समझ पा रहे थे और ब्रीड प्रिजर्वेशन और कॉन्जर्वेशन पे बहुत कम लोग काम कर रहे थे। पर वो मेरे ग्रैंडफादर का एक वो डेडिकेशन था, उनका वो जुनून था कि मुझे हमेशा इस घर के अंदर अच्छे घोड़े रखने हैं। तो आई थिंक वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स और उन्हीं की नॉलेज की वजह से आज हम लोग छोटा मोटा फ्लरिश कर पा रहे हैं। जी दूसरा सवाल एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा हुआ हूँ जी। आपने स्टेटस रखते हो जी। उसमें आपने एक बछेरे के स्टेटस के नीचे लिखा था टाइप ओवर कलर। टाइप ओवर कलर, जी जी, तो उसका मीनिंग क्या था? टाइप ओवर कलर बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है ब्रीडिंग का जो इस लाइन को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो ये है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि कलर से ज़्यादा मेरे लिए टाइप इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बच्चा है, वो लाल अबलक है पर टाइप में बहुत अच्छा है। अगर आप कमर्शियल फोर्सेस से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे लाल अबलक कलर एक बहुत प्रचलित कलर नहीं है या बहुत हाई इन डिमांड कलर नहीं है। पर मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ ये है कि आप कलर हर जनरेशन में बदल सकते हैं। आप काले अबलक से लाल अबलक पे जा सकते हैं, लाल अबलक से कुमेत से फिर काला, काले से कागड़ा। तो आप इन एवरी जनरेशन यू कैन चेंज कलर। आप हर जनरेशन में कलर बदल सकते हैं पर टाइप बदलने में आपको बहुत टाइम लगता है। जी 7 जनरेशन लगती है घोड़े को एक सर्टेन टाइप से एक सर्टेन टाइप बनाने में, एक टाइप से दूसरे टाइप में उसके कैरेक्टर्स को शार्प करने में। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि कलर लाना आसान है, टाइप लाना मुश्किल है। जी कुछ लोगों के लिए कलर इंपॉर्टेंट है तो वो उनके हिसाब से कर रहे हैं जी पर मेरे लिए जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं बिलीव करता हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी जी। अगर मारवाड़ी घोड़ों में आपको प्योरिटी पे वर्क करना है तो कहीं ना कहीं कलर को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा। देखो कलर क्या है, आप एक बात समझिए, कलर प्रेफरेंस है। जी जैसे शर्ट में हो सकता है आपको लाल पसंद है, किसी को सफेद पसंद है, किसी को हरा पसंद है। जी ये कहीं लिखा हुआ या ये कहीं दर्ज नहीं है ना कि जो काला है वो बहुत अच्छा है, जो कागड़ा है वो थोड़ा कम है, या जो कुमेत है वो और भी अच्छा है। कलर एक पर्सनल चॉइस है। जी फर्क क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू टू हाई कमर्शलाइजेशन अगर 10 घोड़े एक सर्टेन रंग के बिक गए हैं जी तो बाकी 90 लोग भी सोचते हैं कि हम भी यही कलर ब्रीड करें क्योंकि ये बिकता आसानी से है। जी तो बेसिकली कलर के अंदर मुझे ऐसा लगता है मार्केट स्टैटिस्टिक्स होती है जी और इवेंचुअली तो ये एक पर्सनल चॉइस का मुद्दा है ना, किसी को अबलक पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो कलर छोड़ना है पकड़ने वाली बात ही नहीं, आपको बस एक टाइप पे रहना है, फिर आपको वही कलर ब्रीड करना है जो आपको पसंद है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कलर छोड़ना पकड़ने वाली कोई बात नहीं है, वो आपको टाइप पकड़नी चाहिए, कलर जी। तो आप जब चाहे तब चेंज कर सकते प्रायोरिटी आप टाइप को देते हो? हो। मतलब मैं क्या, सब देनी चाहिए सबको जो भी ब्रीड कर रहे हैं। जी। एक और सवाल शांतनु बनना ये है कि विदेशी लोगों से आपका इंटरेक्शन है और विदेशी घोड़ों को आप ज़्यादा देखते हो, और विदेशी घोड़े में और मारवाड़ी घोड़े में आपको क्या फ़र्क दिखता है? विदेशी घोड़ा देखो, वैसे हम ये मानते हैं कि रिकॉर्डेड पूरे दुनिया में लमसम 422 या 423 ब्रीड्स हैं। ठीक है, आपको गूगल कभी कुछ और बताएगा या चैट जीपीटी कुछ और बताएगा, पर इवेंचुअली जो डेटा एनालिसिस है उसके हिसाब से लमसम 400 से ऊपर ब्रीड्स हैं हमारे पास पूरी दुनिया में। जी। उसके अंदर हम 8 किस्म के घोड़ों को हॉट ब्लड मानते हैं। जी। हॉट ब्लड का मतलब होता है वो घोड़े जो गर्म प्रदेश से आते हैं, रेगिस्तान से आते हैं। जी। एक नेटिव होता है ना किसी भी ब्रीड का। इकोसिस्टम में आप देखो, नेचर ने हर एनिमल को एक सर्टेन इन्वायरमेंट के अंदर एक इन्वायरमेंट के अंदर जन्म दिया ताकि वो वहाँ के लिए सूटेबल हो। वैसे ही मारवाड़ी घोड़ा रेगिस्तान के लिए, ड्राई हीट के लिए सूटेबल घोड़ा है। जी। तो वैसे आप देखो ओवरऑल वर्ल्ड में, अगर आप, मैं आपको थोड़ा इसको अपन ब्रीफली समझेंगे क्योंकि इट्स अ वेरी डिटेल्ड आंसर, पर फिर भी आप देखो 400 ब्रीड्स हैं, उसमें से सबसे सुंदर जो घोड़े हैं जी। उसमें हॉट ब्लडेड घोड़े माने जाते हैं क्योंकि इनकी स्किन फाइन होती है, अलर्ट होते हैं, जी। बहुत ज़्यादा बहुत एजाइल होते हैं, जी। बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड होते हैं। जी। पर उन 8 में भी मैं मारवाड़ी को इसलिए एक तो क्योंकि एक अपन सबका एक इमोशनल कनेक्ट है कि हमारा घोड़ा है तो हमारा है तो हमें अच्छा ही लगेगा। जी। पर अगर यूनिवर्सल पैरामीटर्स पे भी अगर अपन बात करें तो मारवाड़ी इसलिए अलग है बाकी ब्रीड से। एक तो इसकी कान, जी। जो इसके ऊपर एक मुकुट का काम करता है, एक ताज का काम करता है, जो मुझे लगता है सबसे अलग है, सबसे सुंदर है। फिर दूसरा, मारवाड़ी घोड़ों की हिस्ट्री बहुत डिटेल्ड है। देखिए, आप 10 जनों से जाएंगे और 10 जने अपने अपने हिसाब के अपने अपने समझ की हिस्ट्री बताएंगे, पर जो इसकी एक्चुअल हिस्ट्री है, जो फैक्ट्स है, जी। वो ये कहते हैं कि ये हमारे देश का वॉर हॉर्स है जो पुराने ज़माने में जंग के टाइम में काम आता। जी। तो इस घोड़े की हिस्ट्री बहुत वाइड रही है। सेकेंडली, ये घोड़ा क्यों इतना स्पेशल और इम्पोर्टेंट लगता है मुझे कि देखिए, हम एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहाँ बहुत इन्वेडर्स आए थे। जी। आप समझिएगा इसे जोग्राफिकली। हाँ। हमारे यहाँ पे पोर्चुगीज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, मुगल्स आए थे। ऑफ कोर्स वो सब उस जमाने में अगर आए थे तो दे ऑल हैड देयर हॉर्सेस। हमारे यहाँ पे अरेबियंस का इंटरेक्शन रहा है, वार्म ब्लड्स का रहा है, वेलर्स का रहा है, और हमारे इंडिया में भी डिफरेंट ब्रीड्स है, काठियावाड़ीज है, सिंधीज है। जी। तो इस ब्रीड के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है। जी। बहुत ज़्यादा दूसरी ब्रीड्स का इन्फ्लुएंस हुआ है। जी। पर आप देखो, इस ब्रीड का जो कोर कैरेक्टर है वो इतना मजबूत है कि इतना ज़्यादा मिक्सिंग और इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस के बावजूद भी जब हम फिर से इसे सिस्टमैटिकली करने लगे तो ये अपने प्राइम पे आ गया, अपने टाइप पे आ गया वापस। जी। मतलब कितनी बार आप देखो, इतने मिक्सिंग के बाद हमारे पास, जैसे भी कुछ दिनों पहले एक फॉरेनर आए हुए थे जर्मनी के, वो बहुत कीनली इन्वॉल्व है जेनेटिक्स के अंदर। तो ऐसे ही हम कुछ बात कर रहे थे डिनर पे, तो वो यही बता रहे थे कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इतना ज़्यादा मिक्सिंग अगर किसी भी दुनिया के और ब्रीड में होता, जहाँ पे आपके पास इस देश के अंदर हज़ारों तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस आ रही है, अपने घोड़ों पे आ रही है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स और डेटा हैं जहाँ पे दूसरे ब्रीड से घोड़े इंस्टॉल कराए गए, ब्रीड कराए गए, फिर भी इस ब्रीड ने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। तो आप सोचो इनका जो फाउंडेशन है वो कितना मजबूत रहा है कि इसको आपने थोड़ा सा फिर से सही तरीके से फिल्टर किया और हम फिर से हमारे सही पैरामीटर पे आ गए। जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, ये घोड़ा वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है अपने कानों के लिए, जो मैंने आपको बताया, पर उसके अलावा भी इस घोड़े की आँख, इसके मुंह की सुंदरता, इसकी बनावट और ओवरऑल मारवाड़ी का जो टाइप है और जो टॉप लाइन है, वो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। जो विदेशी भी यहाँ आते हैं वो ये कहते हैं कि जो थोड़े नए होते हैं घोड़ों में, वो हमेशा कानों की तरफ आकर्षित होते हैं, पर जो कुछ टाइम से घोड़े पाल रहे हैं वो जब इन पर कभी राइड करते हैं, साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इस घोड़े की इंटेलिजेंस, इस घोड़े की ब्रेवरी, इस घोड़े की स्पिरिट बहुत अलग है। और ये, और मतलब मैंने मेरे ग्रैंडफादर से और कई सीनियर से कई ऐसे किस्से सुने हुए जहाँ ये ब्रीड अपनी इंटेलिजेंस के लिए, अपने स्पिरिट के लिए, अपने बिहेवियर के लिए रिकग्नाइज्ड की गई है और लोगों के बहुत अद्भुत अनुभव रहे हैं। जी। तो ये इसलिए बहुत स्पेशल है। तो हमारे दर्शकों को आप ट्रू टू मारवाड़ी के टाइप समझा सकते हो कि उसका फेस कैसा होना चाहिए,
उसके आंखें कैसी होनी चाहिए, उसके कान, गर्दन और छाती पुट्ठे का? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही कोई आए हुए थे यहाँ पे यूट्यूब इंटरव्यू के लिए, उन्होंने भी सेम सवाल पूछा था, पर वो इंग्लिश में था जी क्योंकि वो साउथ से थे। पर चलो इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर इनकेस समबडी वांट्स टू नो तो वो जान पाए। तो देखिए ऊपर से शुरू करते हैं। देखिए मारवाड़ी का जो, देखिए अपन बेसिक कंपैरिजन करते हैं अपनी बाकी ब्रीड से, जी। जो अपने, जो आज आप सोचो हम राजस्थान के अंदर है, यहाँ का घोड़ा है, तो हमारी नेबरिंग स्टेट से गुजरात हो गई जहाँ से आप है, तो वहाँ का मूल काठियावाड़ी है। आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में थोड़ा सा सिंध वाला जो बेल्ट है वो हमारे नज़दीक जी। तो वो थोड़ा वेस्टर्न साइड से आगे जाके, तो आप अगर जो हमारी जो नियर बाय ब्रीड्स अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे, जो हमारी नियर बाय ब्रीड्स है, तो आप देखिए काठियावाड़ी का कान छोटा होता है जी। सिंधी का बड़ा होता है, मारवाड़ी का मिड साइज ईयर है। कान की जो लंबाई है वो एक डिसेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है जी। दूसरा मारवाड़ी का बाकी ब्रीड्स के कंपैरिजन में वर्ल्ड वाइड भी, इसमें तो वर्ल्ड वाइड काठियावाड़ी सिंधी जितने भी और भी घोड़े, उसमें मारवाड़ी का सबसे चौड़ा कप ऑफ द ईयर होता है। कप ऑफ द ईयर मतलब होता है जो कान के, जो अपन देशी भाषा में बोलते हैं, कुछ लोग कान का पान बोलते हैं, या इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कान का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है कान की, इसे कप ऑफ द ईयर करके एड्रेस करते हैं। तो कप ऑफ द ईयर मारवाड़ी का सबसे चौड़ा होता है जी। दूसरी बात, कितनी बार ये लोग, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले के सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि काठियावाड़ी का इन्फ्लुएंस है, और पता नहीं, हर जने की अपनी अपनी थ्योरी है, सुनी सुनाई, पर मारवाड़ी एक एकलौता घोड़ा जिसमें कानों की टिप है, जिसे हम कुंडी बोलते हैं कानों की, क्योंकि काठियावाड़ी का कान सीधा होता है जी, उनमें टिप नहीं होती ज्यादा जी। मारवाड़ी के अंदर टिप है। तो मारवाड़ी का कान एक मीडियम साइज का चौड़ा कान जिसमें टिप है। टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुंडी हम जिसे बोलते हैं वो एक कान का एक्सटेंशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो घोड़े की ब्रीड बताता है जी। कान देख के जो अनुभवी लोग हैं, जो सीनियर ब्रीडर्स हैं, वो कान देख के ब्रीड बता देते हैं कि ये तो आलीशान का होगा या फलाने का होगा। कान रिफ्लेक्शन है घोड़े के ब्रीड का जी। उसके बाद तो कान को, क्योंकि मैं जब जजिंग भी करता हूँ शोज में, तो मैं कान को 3 चीजों में डिवाइड करता हूँ, साइज, शेप और प्लेसमेंट जी। साइज की अपन ने बात कर ली कि मीडियम साइज होना चाहिए, शेप की अपन ने बात कर ली चौड़ा होना चाहिए, कुंडी होनी चाहिए जिसे हम टिप बोलते हैं जी। और प्लेसमेंट मतलब वो इरेक्ट होना चाहिए, वो ना बहुत पीछे होना चाहिए ना वो बहुत आगे होना चाहिए, इट शुड बी वेरी पैरेलल, जो सर की सीध में होना चाहिए जी। सर की बात करें तो मारवाड़ी का मुंह बहुत चिजल्ड होना चाहिए, बहुत पतला मुंह होना चाहिए। बोन्स का जो डेफिनेशन है, जो सेपरेशन है, वो दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप घोड़े का मुंह देखते हैं, अब अदर ब्रीड्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप वार्म ब्लड्स में या कोल्ड हॉर्सेस के अंदर जाएंगे, कोल्ड ब्लड हॉर्सेस के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे जो उनका मुंह है वो भारी मुंह होता है, जहाँ पे जॉ हैवी होता है, आंखें छोटी होती है, उनके जो फेस का जो स्ट्रक्चर है बोन का वो बहुत बड़ा होता है। मारवाड़ी बहुत एक चिजल्ड घोड़ा है, जंग का घोड़ा है, तो इसका मजल छोटा होता है। जैसे पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि कटोरी के अंदर पानी पी ले, तो उसका मतलब क्या था कि उसका लिप्स छोटे हैं, जॉ छोटा है जी। मुंह लंबा होना चाहिए, मुंह बहुत लंबा है, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, डिसेंट साइज का मुंह होना चाहिए, आंख बड़ी होनी चाहिए। बड़ी का ये मतलब नहीं कि वो बल्जिंग होनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए सर से जी। जैसे काठियावाड़ी की आप देखेंगे उनका तवा थोड़ा चौड़ा होता है और आंखें थोड़ी सी सर के बाहर होती है। मारवाड़ी के सिंक्रोनाइज वे में होना चाहिए, जहाँ पे आंखें सर के अंदर मर्ज करे, एक सिस्टमैटिक फॉर्म, एक फ्लो में आना चाहिए जी। बोन्स का सेपरेशन होना चाहिए, मतलब देखिए जब आप एक अच्छे चिजल्ड मारवाड़ी को देखेंगे तो आपको उसके मुंह पे नसें, उसके हर बोन का डिवाइडेशन दिखेगा। अच्छा ये जॉ है, फिर यहाँ पे एक छोटी सी लाइन सेपरेट करके इसकी नेजल बोन बना रही है, तो वो मतलब फेस के अंदर बहुत माइन्यूट डिटेलिंग होनी चाहिए। नथुने जो होते हैं, नॉस्ट्रिल्स, वो बड़े होने चाहिए, और वो भी बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए, उस सर को, उसके लिप्स को, उसके जॉ को मर्ज करते हुए अच्छी साइज की होनी चाहिए। गर्दन की जहाँ तक बात है, गर्दन की लेंथ लंबी होनी चाहिए जी। गर्दन क्लीन होनी चाहिए, ऊपर से जो टॉप लाइन है, मतलब उसके जो कानों के जो बीच का पोल है, वहां से लेके जो उसका विदर है, जहाँ पे अपन घोड़ा मेजर करते हैं, उसकी जो, तो कान के बीच में और जो विदर है उसका, उसकी जो बीच की जो गर्दन है वो ऊपर से बहुत राउंडेड और बहुत शार्प होनी चाहिए, उसमें कोई भी बम्प नहीं होना चाहिए। कितनी बार मैं देखता हूँ कुछ घोड़े गर्दन अच्छी है पर उनके बीच में कहीं ना कहीं एक छोटा आपको एक हल्का सा एक बम्प दिखेगा, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी फाइन, वेरी क्लीन। नीचे से जो गर्दन है वो देखिए, अमूमन घोड़ों की ये गर्दन होती है, कितनी बार जब बहुत हाई हाइट कैरियर से एक अंडरहंग कहते हैं हमें से, जो बाहर आ जाता है, तो अंडरहंग नहीं होना चाहिए। जो फेस है वो हमेशा स्ट्रेट होगा, तो अंडरहंग अंदर होगा, और टॉप लाइन अच्छी होगी तो फेस वो प्रोटेक्ट करेगा गर्दन को जी। वॉर हॉर्स का पहले यही एक सही मापदंड हुआ करता था, जब सर गर्दन को प्रोटेक्ट करेगा जी, क्योंकि गर्दन बहुत एक सेंसिटिव हिस्सा है घोड़े का। आप देखिए, अगर आप जंग में जाए, पूरा घोड़ा मजबूत है, आप गर्दन पे एक कुछ हुआ तो घोड़ा जा सकता है ना जी। तो
हेड कैरियज हाई होना चाहिए पर अंडरहंग नहीं होना चाहिए। कितनी बार बहुत हाई हेड कैरियज से घोड़ों के अंदर आ जाता है अंडरहंग, जो जी। कि एक डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं है। जी उसके बाद अगर आप चलिए तो मारवाड़ी न बहुत लंबा है न बहुत छोटा है, एक डिसेंट लेंथ का घोड़ा है। जी हाइंड्स जो है वो बहुत बहुत मजबूत होते हैं। टेल सेट इसकी बाकी ब्रीड से थोड़ी ऊपर होती है। जी हाइंड्स इसके राउंड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। पैरों का बड़ा मजबूत घोड़ा है। जी और आप देखिए इसकी जो बोन है, उस बोन की जो देखिए क्या होता है, मारवाड़ी एक बड़ा घोड़ा है, मजबूत घोड़ा है। जी हम देसी भाषा में बोले तो भारी घोड़े भी होते हैं कुछ मारवाड़ी, कुछ लाइंस हैं जहाँ पे थोड़ा आपको स्ट्रक्चर हेवी दिखेगा, जी पर मूल रूप से एक सही मारवाड़ी की जो बोन है जी वो ना बहुत हैवी है ना बहुत लाइट है, एक जी। फाइन बोन है। मतलब आप जब पैर देखेंगे तो आपको बोन्स का सेपरेशन, एक मसल की जो डेफिनेशन है वो आपको दिखेगी पैर के अंदर। जी जैसे उसका शोल्डर थोड़ा बड़ा होगा, फिर नीचे आता आता जो उसका पेस्टन है, जो उसका कैनन है, वो थोड़ी सी पतली होगी बोन्स, और नीचे हूफ बहुत बड़ा होगा। जी तो इस तरीके से स्किन बहुत फाइन होनी चाहिए मारवाड़ी की, बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। ये हॉट ब्लडेड घोड़ा है, ये वॉर हॉर्स है। स्किन बहुत, जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ कितने ऐसे घोड़े हैं, जी फॉर्चुनेटली उनकी इतनी फाइन स्किन है, उनको विंटर्स में भी कभी विंटर कोट नहीं आता। कितनी बार अपन देखते हैं ना घोड़ों पे हाँ। विंटर कोट चढ़ जाता है। जी हालांकि वो रीजन से रीजन भी वेरी करता है, पर हमारे यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमारे कुछ कुछ घोड़ों में पहले हुआ करता है, पर अभी तो टचवुड जो भी नई प्रोजेनीज आ रही, दे आर वेरी फाइन विद स्किन, जी क्योंकि पीछे पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं जी जेनेटिकली और स्किन में, और दे आर वेरी फाइन स्पेसिमेन। जी। तो और पुट्ठों में क्या होना चाहिए? मैं वही बता रहा था, हाइंड्स के लिए आपको जो टेल सेट है हल्की ऊपर होनी चाहिए। पुट्ठे जो है घोड़े के हमेशा, ये बेसिकली इंजन है घोड़े का, यहाँ से जितना मजबूत पुट्ठा उतना मजबूत घोड़ा। जी पैरों की कन्फर्मेशन बहुत अच्छी है, चेस्ट अच्छा होता है मारवाड़ी का, और बहुत अलर्ट है मारवाड़ी। कितनी बार हम देखते हैं कुछ घोड़े होते हैं, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, मेरे कुछ फ्रेंड्स है बाहर के, तो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये बोलते हैं कि जब हमारी एक ब्रीड है, उसका एक पैरामीटर है, एक मापदंड है, जी ये कि ये इन पैरामीटर्स में है तो ही वो हमारी ब्रीड का घोड़ा। कुछ ऐसे घोड़े हैं जो उस पैरामीटर में थोड़े बहुत हैं और थोड़े बहुत नहीं है, तो वो उस ब्रीड के घोड़े नहीं है, जी वो उस ब्रीड से मिलते जुलते घोड़े हैं। जी बहुत थिन लाइन से डिफरेंस है इस बात के अंदर, अगर आप समझे तो एनीवेज जो ट्रू टू टाइप मारवाड़ी घोड़ा है वो बहुत अलर्ट है, बहुत एक्टिव है। जी बेसिकली अपन अब देखें तो टेम्परामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मारवाड़ी। तो जी मैं मेरे लिए ये एक मतलब ऊपर से अगर अपन एक बात करें तो ये एक मेरे लिए एक डेफिनेशन ये होगी मारवाड़ी की। जी। और मैंने मारवाड़ी घोड़ों के मार्केट में ये देखा कि ब्रीडिंग में नर घोड़ों की फीस है, और घोड़ियों का उसमें महत्व क्या होता है? ये घोड़ियां तो सब कुछ है। मतलब आप देखिए कि एक घोड़ा है, उसका एक बच्चा चैंपियन है, और उसके एक बच्चे के लिए मतलब लोगों को, ग्राहकों को फोन करना पड़ रहा है, अरे मुझे देना है, आप ले लीजिए। जी घोड़ा तो वही है ना, फर्क क्या है? जी फर्क माओं का और जेनेटिक कॉम्बिनेशन का ही है ना। जी तो माएँ तो मतलब फाउंडेशन है, मुझे लगता है किसी भी अच्छे स्टेबल में वर्ल्ड वाइड आप जाएंगे जी तो आप देखेंगे उस स्टेबल की जो नींव है, जो स्टेबल का जो फ्लरिशमेंट है, उस स्टेबल की जो उन्नति है, जी उसके पीछे मादाओं का ही रोल है। जी तो मेरी नज़र में फीमेल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। देखिए क्या होता है कि आप जैसे लोग जो समझदार ब्रीडर्स होते हैं वो कभी मदर लाइन चेंज नहीं करते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप गायों में देखिए कुछ अच्छे जो काउ ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर की गायें तैयार करते हैं, बुल लाते हैं, बुल की बच्चियां बड़ी होती है, बुल चेंज करते हैं जी पर वो मदर लाइन को कभी डाइवर्ट नहीं करते। उसको कभी भी वो मदर लाइन से डाइवर्ट नहीं होते, उसको कभी भी वो चेंज या रिप्लेस नहीं करते। जी फाउंडेशंस आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है मेयर्स आर द फाउंडेशन ऑफ द स्टेबल। जी। और आपके पास 15 घोड़ियाँ है जी और स्टेलियन 5 है, जी। तो आप ब्रीडिंग में सिलेक्शन कैसे करते हो? हमारा सिलेक्शन थोड़ा जेनेटिक कॉम्बिनेशन को बना के है। देखिए क्या होता है कि इवेंचुअली ब्रीडिंग बायोलॉजी है जी पर मुझे ऐसा लगता है कि साइंस की हर थ्योरी जो होती है जी ये थ्योरेटिकल साइंस है ना, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पर इवेंचुअली इट कैन ऑल बी सबराइज्ड इनटू कैलकुलेशन। इसकी भी एक सर्टेन कैलकुलेशन होती है। तो हम जब किसी भी घोड़ी पे घोड़ा यूज करते हैं जी तो हम बहुत प्रिसाइजली सही जेनेटिक्स के कॉम्बिनेशन को चूज करके कौन सी घोड़ी है, उसके लायक कौन सा घोड़ा होगा, उसके जेनेटिक कंपैटिबिलिटी जो हम कहेंगे कि एक डैम की लाइन है, एक सायर की लाइन है, वो आपस में कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, जी उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और अगर एक कॉम्बिनेशन हमें अच्छा लगता है तो हम उसे 2-3 बार रिपीट करते हैं, फिर वो हम उसे फिर से किसी दूसरे स्टेलन के साथ फिक्स करते हैं। जी तो हमारा एक ये रेगुलर सा पैटर्न है। जैसे हमें एक, तो उसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं निक कॉम्बिनेशन। एक घोड़े का अच्छा बच्चा है, जी अगर हमें लगता है इट्स निक कॉम्बिनेशन तो हम उसे 3 बार रिपीट करते हैं जी और फिर फोर्थ में भी अगेन चेंज द स्टाइलिंग। जी। जी। और आपके यहाँ 2013 में ग्रेट गैम्बलर जोधपुर बेस्ट एनिमल ऑफ द शो बना, जी। और इस साल की बात करें
तो फरवरी में एरावत बेस्ट एनिमल ऑफ द शो जोधपुर जी। में बना है। जी और एग्री और बहुत सारे घोड़े आपके जो चैंपियन बनते हैं, तो एक चैंपियन बनाने में कितनी मेहनत लगती है? देखिए, मेहनत तो बेसिकली देखिए हर जने का अपना एक तरीका होता है, पर हमारा ये होता है कि अगर हमने किसी अच्छी घोड़ी है हमारे पास, और फिर वो हमारे एक डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन वाले स्टालियन से कवर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई घोड़ी है, उस पर हमने वो घोड़ा छोड़ा जो हमारे लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन, तो जी। तैयारी तो तब से शुरू होती है जब से वो मेयर प्रेग्नेंट है। पहले तो 11 महीने जब तक फोलिंग नहीं हो जाती, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है घोड़ी का भी, उसके डाइट का, वर्कआउट का, और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर शुरुआत के 6 महीने उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब कोशिश ये करते हैं कि उसको रोडोकोकस नहीं हो या कोई भी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट ना पड़े। जी। फिर वो जब 15-16 महीने का होता है, फिर उसको माइल्ड वर्कआउट पे लेना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 मुझे ऐसा लगता है किसी भी चैंपियन घोड़े को बनाने के लिए उसके पीछे सबसे मूल रूप से जो चीज़ ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी। जी। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं है, तो जैसे आज जैसे अभी आप ऐरावत की बात कर रहे हो, वो जोधपुर जीत के आ चुका है, अभी हम मार्च के महीने में बैठे। जी। वो जोधपुर जीत के आया, हमने उसको 10 दिन का गैप दिया, रेस्ट दिया, उसके बाद से वापस वो वर्कआउट पे हर रोज़ हम उसको कोशिश करते हैं कि 30-40-45 मिनट उसको हम वर्कआउट दें। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब किसी घोड़े से प्रेम होता है, जब उसको बनाना चाहते हैं, तो आपकी भूख सिर्फ एक ट्रॉफी या एक चैंपियनशिप की नहीं होती। जी। ये आपकी दौड़ होती है बेसिकली उस घोड़े को एक ब्रीड का सुप्रीम स्पेसिमेन बना के डिस्प्ले करने की। जी। चाहे वो शो में जाए नहीं जाए, जीते नहीं जीते, पर जब भी कोई उसे देखे तो वो समझ पाए कि मारवाड़ी किन क्वालिटीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो उसके लिए निरंतर वर्कआउट, सर्टेन डाइट, एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जी। हम कोशिश करते हैं कि हम वही मेंटेन करें, जी। और उसके पीछे हर जने की मेहनत है। जैसे मेरे ग्रैंडफादर का विजन है, मेरे फादर का एक्सपीरियंस है, और इवेंचुअली हर बंदा जो हमारी टीम है श्री कुलम स्टड फार्म की, उसके अंदर जो लड़का उन घोड़ों की स्टेबल साफ करता है, जो उनको ग्रूम करता है, जो उनको वर्कआउट देता है, उन सब के इक्वल कंट्रीब्यूशन, उन सब के पॉजिटिविटी के साथ एक घोड़ा तैयार होता है। जी। और तब फिर वो जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। जी। जी। और जो नए लोग मारवाड़ी घोड़ों की ब्रीडिंग में आ रहे हैं, तो वो मेहनत करने पर भी ऐसी क्या गलती करते हैं कि उनको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते? देखिए, आप दुनिया में किसी भी फील्ड के अंदर जब जाते हैं ना, कोई भी हो, घोड़ा हो या फिर कोई भी और चीज़ हो दुनिया की, किसी भी सर्टेन सेक्टर के अंदर आप जाते हैं, सबसे पहले आपको ज़रूरी होती है एक राइट मेंटोरशिप। जी। देखिए, ये कोई डॉक्टरेट की डिग्री तो है नहीं कि आपको 5 साल MBBS करके एक डिग्री लेके घोड़ों में आना पड़ेगा तभी आप अच्छी ब्रीडिंग कर सकते हैं। जी। कोई डिग्री तो आपको चाहिए नहीं ब्रीडिंग करने के लिए। आपको सबसे पहले चाहिए विल, जी। कॉन्फिडेंस और सही नॉलेज। तो सही नॉलेज का क्या तरीका है? या तो आप जीवन के 40-50 साल एक्सपेरिमेंट करिए और फिर अपने खुद की गलतियों से या फिर अपने खुद की सक्सेस से सीख वीख के और फिर आप आगे बढ़िए, या आप किसी एक सिंसियर मेंटोर को पकड़िए जिनके एक्सपीरियंस से आप सीख पाए। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में किसी भी फील्ड के अंदर आप जब फ्लरिश करते हैं तो आपको सही मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी होती है। जी। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते, कि आप जिन लोगों से एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो आपका सर्कल बनेगा वो आपकी सोच बनेगी। जी। जो आपकी सोच बनेगी वो आप इम्प्लीमेंट करोगे, वो आप अप्लाई करोगे, जी। और जो आप अप्लाई करोगे उसी के आउटकम आएंगे। जी। तो वो है सर्कल का बहुत बड़ा महत्व। बहुत बड़ा। फिर दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ब्रीड किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी। हम ब्रीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमें ब्रीड करना है कि चलो घोड़ी है, पाल ली है, हीट पे है, घोड़ा कवर करा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अपन भी तो एक बच्चा लेके देखें। जी। इन थॉट से आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो थोड़ी समस्या है। पर अगर आप इस ब्रीड को कंजर्वेशन के लिए, आप इस ब्रीड के फ्लरिशमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए ब्रीड कर रहे हैं, जी, उसके लिए आपको बहुत सोच विचार करके, विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि जैसे मेरे ग्रैंडफादर कितनी बार मुझे बोलते हैं, वो बड़ी सही एडवाइस है, मैं मानता हूँ कि वो बोलते हैं कि जब भी आप किसी घोड़ी पे घोड़ा ब्रीड कराते हैं तो आप यही सोच के कराइए कि मुझे बछेरा ही, कि मेरे घोड़ी के बछेरा ही होगा। जी। क्योंकि जब आप वर्स्ट सोच के चलते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सही करते हैं, तो उससे आपकी रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। जी। जैसे अगर ये अभी एक मेरे पास घोड़ी है, वो हीट पे है और मुझे घोड़ा ब्रीड कराना है, और अगर मैंने ये सोच लिया कि इस घोड़ी के तो बछेरा ही होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी ऐसे घोड़े से ब्रीड कराऊं जिसका बछेरा भी हो, तो वो ब्रीड के लिए कंट्रीब्यूट करे, वो एक अच्छा नर बने। जी। अमूमन जने बोलते हैं नहीं इस बार तो ये कवर करा दिया, बच्ची हो जाएगी, और बच्ची हो जाएगी और बच्चा हो गया तो फिर क्या करोगे। जी।
और तो वो है। तो अब जितना प्रिसाइजली सही नॉलेज के साथ काम करेंगे, और आपका समझना, आपका लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके लिए ब्रीड कर रहे हैं। आप 4 बच्चे पैदा करके 2 बेच के 2 रखने के लिए कर रहे हैं, या आप रिंग में कम्पीट करने के लिए कर रहे हैं, या आप सिर्फ क्योंकि एक सोसाइटिकल स्टेटस के लिए कर रहे हैं जी। कि जहाँ आपके जो दोस्त और जो आपके रिलेटिव जो घोड़े में नहीं है वो आपको इसलिए पहचाना क्योंकि आपके पास घोड़े हैं, आप इसलिए कर रहे हैं। जी। सो पहली चीज़ होती है पर्पस आइडेंटिफाई करना कि मैं ये काम जो भी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। जैसे इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छी एक कहावत है जिसके अंदर वो बोलते हैं, आप जिंदगी में किसी भी काम के जब आप उतरते हैं तो खुद से 7 बार वाई पूछना चाहिए कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, अच्छा इसलिए कर रहा हूँ तो इसमें क्यों। तो जब आप खुद से सवाल पूछे तो आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे लेके जाते हैं जब आप अवेयर हो जाते हैं मैं काम क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और क्या इसका पर्पस है। जी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ब्रीडिंग शौक के लिए कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट, क्योंकि शौक के लिए आप 10 घोड़ी कवर नहीं करा सकते, आप 2 जी। कराओगे, 3 कराओगे, 1 कराओगे। जी। बट इफ यू आर डूइंग ऑन अ लार्जर स्केल, व्हाट इज द पर्पस। जी। तो वो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है सब। और एक मारवाड़ी घोड़े, नर घोड़े का टेम्परामेंट क्या होना चाहिए? देखिए ये भी सवाल आई थिंक पहले भी मुझे किसी ने पूछा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए ये जब देखिए आप पहले ये समझिए, हम किसी भी ब्रीड को अगर ब्रीड करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस ब्रीड का ओरिजिन क्यों हुआ था, वो ब्रीड किस पर्पस के लिए है। जी। मतलब आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। हमें घर में छोटे बच्चे हैं और आपको बोलेगा कि नहीं आप घर में कुत्ता पालिए, तो आप कोशिश करके वही कुत्ता पालेंगे ना जो आपके घर के लिए फ्रेंडली है। आप गोल्डन रिट्रीवर, आप रॉटवेलर थोड़ी लेके आएंगे क्योंकि जी। जब बच्चों को खेलना है इसलिए। हाँ। इवेंचुअली एवरी ब्रीड इज मेड फॉर अ पर्पस ना। हर ब्रीड के पीछे वो क्यों वो ब्रीड ऐसी है, उसको किस रीजन से बिलोंग करती है, सबका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जी। अगर आप उस लॉजिक की तरफ जाएंगे तो मारवाड़ी को समझिए वॉर का घोड़ा है, जंग का घोड़ा है, हॉट ब्लडेड घोड़ा है, रेगिस्तान का घोड़ा है, गर्म प्रदेश का घोड़ा है। तो गर्म प्रदेश का घोड़ा है, वॉर का घोड़ा है, तो बहुत ठंडा तो होने से रहा, हाँ। बिल्कुल डोसाइल तो होने से रहा कि आप इसकी पूंछ पकड़ के भी चढ़ रहे हैं और आप जैसा चाहो वैसा कर रहे हैं। जी। ये बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है, बहुत स्मार्ट जीव है। तो बहुत सारे जने कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं एक बदतमीज घोड़े में और एक तेज घोड़े में। जी। बदतमीजी एक आदत है, आप समझिए, लात मारना, काटना, लोगों पे चार्ज करना। जी। ये घोड़ा गलत हैंडलिंग से, गलत मैनेजमेंट से सीखता है। जी। तेज इसका स्वभाव है। जी। तो तेज का मतलब बदतमीज घोड़ा नहीं होता। जैसे जो घोड़े बहुत अलर्ट हैं, बाहर आके वो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड शो करते हैं, वो अपनी ब्रीड का वो अपना प्रेजेंस शो करते हैं। जी। स्पेशली नर घोड़े, मतलब आप इमेजिन करिए एक परिवार है तो उसका मुखिया कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, बस एक जी। स्टेबल का स्टैलन कैसा होना चाहिए। जी। मैंने आपके यहाँ घोड़े देखे, जैसे ही बाहर आते एकदम कामली खड़े रहते, पर उनका अलर्टनेस है, जो आजू बाजू कोई आवाज आ रही है तुरंत उस साइड देखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मारवाड़ी एक बहुत अलर्ट ब्रीड है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे एक स्टैलियन है, वो आपसे तो गेट पे कोई इंसान भी आता है तो जैसे गेट बसता है तो उसकी वो फितरत है कि वो खाना छोड़ के एक बार देखे, क्योंकि ये बेसिकली ये भी एक टेरिटोरियल एनिमल है, तो ये भी अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं। जी। तो कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, दे आर वेरी अलर्ट, दे आर वेरी शार्प। जी। अगर मैं तो ये मानता हूँ कि जिन घोड़ों में मारवाड़ी पने की अगर अपन बात करें, जिन घोड़ों के अंदर अगर थोड़ा टेम्परामेंट डिसफंक्शनल है, जी। उन घोड़ों के अंदर कहीं ना कहीं कोई दूसरा इन्फ्लुएंस है ब्लड का, तभी वो इतने ज्यादा अलर्ट और नहीं, क्योंकि ये तो इस ब्रीड का मूल बिहेवियर है। जी। और मैंने देखा अलर्ट भी है, और आपने उसके पुट्ठे पर हाथ लगा के दिखाया कि ये देखो इतना अलर्ट होने के बावजूद ये मारता नहीं है। वही आपको समझाना चाह रहा था कि वो स्वभाव और आदत में फर्क है, तो तेजाई और बदतमीजी में फर्क है। जी। जी। और आज के ब्रीडर जो है वो हाइट के पीछे पड़े हुए, तो हाइट के चक्कर में हमारे मारवाड़ी टाइप के उनको पीछे छोड़ रहे हैं। देखिए हाइट, मैं तो मेरी बात कर सकता हूँ। देखिए हम एक स्वतंत्र देश के अंदर रहते हैं। जी। तो हर इंसान मतलब जो चाहे वो कर सकता है, या जो चाहे वो ब्रीड करे, या जो काम करे, कोई किसी का बाध्य नहीं है। पर अगर अपन हाइट की बात करें तो मैं पर्सनली कोशिश ये करता हूँ कि देखिए क्या होता है कि जैसे मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी है, उनके हिसाब से मैक्सिमम घोड़ा 65 का होना चाहिए। तो 65 पे अगर आप देखिए तो बहुत बड़ी हाइट है। 65 का घोड़ा कोई छोटा नहीं है। कोई जो अच्छे राइडर्स है, आप उनसे पूछिए कि जब वो बिना सैडल के अगर कूद के 65 के घोड़े पे बैठते हैं तो भी उनको पता पड़ता है कि अच्छा टॉल हॉर्स, मतलब 65 का घोड़ा भी बड़ा घोड़ा था। अगर आप सही से नापते हैं घोड़ों, अगर आप सही से मेजर करते हैं तो जी, तो 65 का घोड़ा भी बड़ा घोड़ा होता है। जी। मेरी कोशिश ये रहती है, हमारे घर की है, जो हमारे थॉट्स हैं, और मुझे लग सकता है कि हर ब्रीडर के लिए वही होना चाहिए मॉरली, तो
कि हमें ब्रीड करना चाहिए टाइप को। जी साइज, देखिए साइज बेसिकली क्या करता है, साइज एक प्लेटफॉर्म है जानवर का। जी एक बड़ा जानवर होता है, वो दूर से आपको दिखता है, वो अट्रैक्ट करता है, जी पर साइज, सिर्फ साइज होना कोई ब्रीड कैरेक्टर नहीं है। जी मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रू टू टाइप मारवाड़ी घोड़ा है, जी वो हो सकता है बहुत बड़ा नहीं है, पर फिर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा कि मैं किस ब्रीड का जानवर हूँ। जी जैसे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे ब्रीडर, वो भी यही बात कर रहे थे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आप एक लैब्राडोर को ग्रेडियन के साइज का बना दो, कि उससे अच्छा लैब्राडोर नहीं बनेगा ना वो। जी ब्रीड की डेफिनेशन उसके पैरामीटर पे होती है, उसके कैरेक्टर पे होती है, बिहेवियर पे होती है, उसके टाइप पे होती है। जी तो मैं ये बात मानता हूँ कि टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें ब्रीड घोड़ा टाइप के लिए करना चाहिए। जी साइज अगेन इज वेरी सेकेंडरी, और साइज भी मुझे ऐसा लगता है एक पर्सनल चॉइस है। जी जैसे कलर एक पर्सनल चॉइस है, किसी को 62 का अच्छा लगेगा तो किसी को 65 का, पर मैं बात करूँ कि उसकी भी एक मापदंड होना चाहिए। मतलब मेरी बात करूंगा, जो लोग बहुत बड़ा ब्रीड कर रहे हैं उनका पर्सनल चॉइस है, वो दे आर डूइंग, उनको वो उनके पीछे कोई रीज़न होगा उनका। पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे लिए एक 65 नाप का घोड़ा एक अच्छी हाइट का घोड़ा है, और जी। हम कोशिश करते हैं उसके साथ अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे कन्फर्मेशन होगा तो वो ज़्यादा बेटर है। जी जी। और आपके वहाँ पर जब मारवाड़ी घोड़ी का कोई बच्चा जन्मा, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये आगे जाके चैंपियन बनेगा? देखिए सबसे पहले तो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन, उसकी पेडिग्री, जी उसका ब्लड क्या है। जी अगर उसके ब्लड में दम है तो उसको आगे फ्लरिश करना ही है। जी। कितनी बार अगर मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका बहुत मजबूत ब्लड नहीं होता, पर वो बचपन में बहुत सुंदर दिखते हैं, जी पर धीरे धीरे जाते आते वो उस एक फेज से निकलने के बाद वो वैसे नहीं होते जैसे वो बचपन में थे। जी उनका फेस अलग हो जाता है, और घोड़ा 100 रूप बदलता है बचपन से लेके बड़े होने तक। जी फिर जो एक अडोलसेंस एज होती है, जो अपन इंसान में मानते हैं 13 से 18, जो घोड़ों की हम मानते हैं कि 1.5 साल से लेके 3 साल तक, घोड़ा अगली स्टेज में आपको दिखेगा। कभी उसके पुट्ठे बढ़ेंगे, जी। कभी लेंथ बढ़ेगी, कभी गर्दन बढ़ेगी, कभी क्या बढ़ेगा, तो आपको घोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से ग्रोथ, जब आप उसकी देखेंगे तो आपको बहुत डाउट्स भी आ सकते हैं कितनी बार नए लोगों को, क्या बनेगा नहीं बनेगा। पर अगर उसमें अच्छा ब्लड है, अगर इफ इज आउट ऑफ अ गुड पेडिग्री, जी तो इवेंचुअली वो घोड़ा, वैसे देखिए इस तरह घोड़ा बनने में बहुत टाइम लगता है। जी मैं मानता हूँ कि अच्छा स्टाइलिंग बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं। वो 10 साल का होता है तब वो अपने प्राइम पे जाता है। जी तब वो अपना पूरा उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्पाइन, उसका वॉल्यूम, उसका गर्थ, उसका बॉडी का बैलेंस एक जी। सर्टेन एज में जाके आपको और बेटर दिखता है। जी तो अगर अच्छे जेनेटिक्स हैं तो इवेंचुअली वो आगे जाके अच्छा बनना ही है। वी ऑलवेज बिलीव इन जेनेटिक्स, जी तो एंड वी ऑलवेज रिलाई ऑन देम, कि अगर अच्छे जेनेटिक्स हैं तो ऑफ कोर्स ही वुड कम जी। अप एज गुड स्पेसिमेन। और एक आखिरी सवाल आपसे जी। पूछूंगा कि कई जगह पर ब्रीडर्स ये बोलते हैं कि ब्लड का क्या करना है, उनको क्या कहोगे आप? नहीं, मैं तो उनको कुछ नहीं कहूँगा। जी। मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए वो भी ना उनकी, देखिए मैं आपको जो अपन सर्कल की बात कर रहे थे, जी वो शायद उस, देखिए क्या होता है कि अगर आपको राइडिंग के लिए घोड़ा लेना है जी तो आपको ब्लड में नहीं जाना चाहिए। फिर उसको कोई, हालांकि अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो जहाँ फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे रेसेस के लिए या पोलो के लिए जो घोड़े ब्रीड होते हैं, जी उनमें भी वो जेनेटिक्स को बहुत महत्वता देते हैं, कि अगर इसका फादर चैंपियन रहा हुआ है, या इसका फादर एक बहुत अच्छा पोलो पोनी रहा हुआ है। जी। पर इवेंचुअली अगर आप इंडिया के अंदर हैं और अगर आपको घोड़ा सिर्फ राइडिंग पर्पस के लिए चाहिए तो आप नहीं जाओगे जेनेटिक्स। पर अगर जी। आपको ब्रीड करना है, जी सो यू हैव टू सी द जेनेटिक्स। देखिए फ्यूचर और पास्ट का एक कोरिलेशन है। अगर आप किसी घोड़े का पास्ट नहीं जानते हो जी तो आप फ्यूचर उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ और जो लोग ये कहते हैं कि हम वो कैसी भी घोड़ी है और कोई सा भी घोड़ा दिखाएंगे और अच्छा हो जाएगा, तो फिर वो मतलब फिर तो वो बहुत बड़ी बात है कि वो इतना भगवान भरोसे जी रहे हैं, तो फिर उनकी श्रद्धा शायद ज़्यादा होगी। जी पर वैसे आई बिलीव के इट इज़ ऑलवेज द राइट कॉम्बिनेशन दैट मेक्स द राइट हॉर्स। जी। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि कुछ, देखिए अननोन, जब हम बात करते हैं अननोन का क्या मतलब है। जी अननोन का ये मतलब तो है नहीं कि वो कोई आसमान से आए हैं। अननोन का ये मतलब है कि उसको एक पेडिग्री है जी जिसके बारे में हमें नहीं पता। जी कोई घोड़ी कहीं से प्रेग्नेंट होकर कहीं बिक गई, उसने बच्ची कहीं दी, फिर वो कहीं बिक गई, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो हम ट्रेस नहीं कर पाती, इसलिए हम अननोन कहते हैं ना। जी पर अननोन और नोन का भी ये डिफरेंस है कि देखिए अगर आप किसी घोड़ी के बारे में, हो सकता है अच्छी, पर आपको नहीं अवेयर हो आप उसके बारे में कि इसके पीछे की जनरेशंस में क्या है, इसकी सबलाइन क्या है, इसकी ओद क्या है, इसकी ब्रीड क्या है, जी इसके स्ट्रेन के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या नेगेटिव्स पॉजिटिव्स हैं, तो आपको उसको ब्रीड करना बहुत मुश्किल होगा। जी कि आप समझ नहीं पाएंगे ना इसके लिए सही कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। जी शांतनु बन्ना, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके घोड़े Thank you देखकर so much. मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you. और कुछ चीज़ें जो मैं नहीं जानता था, मेरे जानकारी में बहुत कमी होगी, पर वो आपको मिलकर मेरा
बहुत अच्छा नहीं, मतलब ऐसा- नॉलेज बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब सीख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन द स्कूल ऑफ लाइफ, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आपका सीखना कभी बंद होता ही नहीं। जी आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं, हर रोज कुछ नया समझते हैं। जी तो आप और मैं और आई थिंक हम सब एक ही रेस के अंदर है, जहाँ हम सब सिर्फ सीखना चाहते हैं और कुछ नहीं। जी। तो थैंक यू वेरी मच Thank you so much, thank you और so much. थैंक यू फॉर बेस्ट हॉस्पिटैलिटी। अरे थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।